रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने साइंसदानों पर जोर दिया कि वो मुल्क को साइंस के शोबे में खुद मुक्तफी बनाए ताकि आत्मनिर्भर की हकीकी निशानी की तकमील हो सके। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी की 78वीं यौम तासीस के मौके पर तकरीब से वर्चुअल खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि साइंसदानों को चाहिए कि वो तहकीक के मामले में अपनी और अपने मुल्क की पहचान बनाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बहरान के दौरान हमारी फार्मास्यूटिकल सनत ने कोरोना वायरस के वैक्सीन तैयार करते हुए एक अहम कारनामा अंजाम दिया है। चुनांचे हमें इस बहरान से निपटने के लिए दूसरे मुल्कों पर इन्हिसार करना नहीं पड़ा। तकरीब से सिप्ला फाउंडेशन की मैनेजिंग ट्रस्टी रोमानिया हमीद और दूसरे साइंसदानों ने भी खिताब किया। निकाह और तलाक से जुड़े उमूर पर आज एक मशवरती इजलास वक्फ बोर्ड में मुनक्किद हुआ। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने शहर के काजी हजरात से मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया और कहा कि दफ्तर वक्फ बोर्ड को ये शिकायत मसूल हो रही है कि काजी हजरात मनमानी फीस निकाह के लिए वसूल कर रहे हैं। काजी हजरात ने वाजे किया है कि अंजुमन ख़ज़ाहत ने माह जनवरी में ही फीस निकाह में इजाफा करते हुए लड़की की तरफ से 1,200 रुपये और लड़के की तरफ से 2,000 रुपये वसूल करने का फैसला किया है और अगर कोई इससे जायद फीस वसूल करे तो उनके इल्म में लाया जाए ताकि मुनासिब कार्रवाई की जाए। इजलास में वक्फ बोर्ड के तरफ से तलाक सर्टिफिकेट की मजदूदी का भी मसला जेर बहस आया और ये फैसला किया गया कि काजी हजरात किए जारी करदा तलाक सर्टिफिकेट को 3 तलाक से मुताल्लिक कानून के मुताबिक बनाने तब्दीली लाई जाए ताकि वक्फ बोर्ड और काजी कानूनी कशाकश से बच सके। मोहम्मद सलीम ने काजी हजरात से ख्वाहिश की कि वो बगैर काउंसलिंग के तलाक की तस्दीक ना करें ताकि ख़ानदान बिखर जाने से बचाया जाए। मोहम्मद सलीम ने उनसे अपील की कि वो खुतबे निकाह में समाजी बुराइयों के खात्मे पर जोर दें। उन्होंने अवाम से भी ख्वाहिश की कि रात देर गए तकरीबात निकाह जो जारी रखने के सिलसिले को ख़त्म करते हुए वक्त की पाबंदी का एक सेहतमंदाना रिवायत कायम करें। आज मशवरती इजलास था, पूरे काजी साहिबान को बुलाए थे, सदर काजी साहिबान को हैदराबाद सिकंदराबाद पूरे ग्रेटर हैदराबाद से। जो हालात हाजरा पे एक मीटिंग हुई कि कई लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि फ़ीस ज़्यादा ले रहे, 5-5 हज़ार ले रहे, 3-3 हज़ार ले रहे, 4-4 हज़ार ले रहे। तो उसके बारे में बात हुई तो काजी साहब ने बताया कि 1,200 रुपये दुल्हन वालों से ले रहे, 2,000 रुपये 1,800 से 2,000 रुपये जो है ना दूल्हे वालों से ले रहे। तो मैं उन लोगों से भी ये करा के और कुछ कम हो सकते तो करके ये करिए। तो लोग बता रहे थे कि गरीब लोगों से तो हम पैसे भी नहीं ले रहे, बच्ची वालों से भी जो दिए ले रहे। बाज़ जगह सोसाइटी के भी निके है वगैरह है, कुछ इज्तिमाई शादियाँ हैं तो वहाँ भी फ्री भी कर दे रहे हम। तो वो लोग अपना बताए। और दूसरी चीज़ जो है निके जो है, निकाह जो है जो खुला तलाक जो हो जा रही, तो इसके लिए भी हम उनको बोले हैं कि आप लोग जो है काउंसलिंग करिए। पहले काउंसलिंग करके एक तलाक देते ही जो है ना आप सर्टिफिकेट इशू कर दे रहे, वैसा नहीं कर सकते। लिहाजा आप 3 महीने तक उसको वेट करिए, उसको काउंसलिंग करिए। 3 महीने नहीं 6 महीने भी हो तो उसको काउंसलिंग करके जो है ना दोनों को मिलाने की कोशिश करिए, समझे। अब उसके बाद में भी उनका बोलना ये है कि 1 साल तक वो लोग अपना अलग रह के जो है ना फिर आगे जब ये करें तो वो तो खैर 2 जने मिल के आगे ये करें तो फिर उनकी मर्ज़ी की बात है। मगर शरीयत के हिसाब से जो है ना जितना हो सके गुस्से को जो है ना ख़त्म करके जो है ना आपस में सुलह सफ़ी करना बहुत अच्छी चीज़ है, वो करना चाहिए। ये तलाक बिल्कुल नागवारा चीज़ है, अल्लाह को भी पसंद नहीं है ये चीज़। ये अपने इस्लाम में जो है ना बहुत गलत बात है इसके लिए। तो तलाक ख़त्म नहीं होना है ये। इसको जितना हो सकता काउंसलिंग करके जो है उन लोगों को मिलाने की कोशिश करिए। एक जनों का तलाक होने से पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब हो जाता है इससे। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है काजी साहिबान से भी कि आप लोग बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो है तलाक खुला कुछ भी नहीं करना है। इसको 3 महीने तक पहले काउंसलिंग करना है, उसके बाद में थोड़ा गैप दे के जब आखिरी में नहीं हो रहा तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते उसमें, वो लोगों की मर्ज़ी की बात है।
और दूसरी चीज़ जो है ये शादियां भी जो है एक काजी साहब तो बोल रहे थे कि 1:40 को निकाह हुआ, आप डेट दे रहे मगरिब के बाद की, झूठ बोल के शादी करे तो कैसा? हाँ, वो डेट पे ही शादी होना, 12 बजे के बाद दिन दूसरा लग जाता और उसूलन तो मगरिब के बाद दूसरा दिन लग जाता। तारीख एक कार्ड में एक निकाह एक टाइम पे हो रहा है, ये अच्छा नहीं। अपन एक सुन्नत का काम करें तो सुन्नत के तरीके से अपन जो है दीन के तरीके से चलना है। मगरिब और इशा में जो है निकाह हो जाना मैक्सिमम, उसके साथ 11, साढ़े 11, 12 बजे तक जिलवा डाल के दुल्हन को घर पे लेके रहना है। ये नहीं कि 4 बजे रात तक जो है ना धूम धड़ाके गाना पार्टी, ये सब चीज़ें सब बेकार है भाई, इस्लाम में नहीं है। कई लोग सुधर गए, अपना माशरा जो है सुधरने का नाम नहीं है। अच्छे लोग भी है, अच्छे लोग हैं बोल के तो आज दुनिया कायम है आज। पर मेरी भी गुजारिश है पूरे आवाम से, पूरे मुस्लिम भाइयों से, सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो है ना असर मगरिब में निकाह कर लीजिए, ईशा के साथ ही जो है ना शादी खाने पे रह के तनाउल ताम जो भी है करके जो है ना 12 बजे तक अपने अपने घरों पे रहने की कोशिश करिए। ये धूम धड़ाका बंद करिए, क्योंकि दावत का खाना ही शुरू हो रहा 10:30, 11 बजे से। वो टाइम पे खाए तो पेट की भी हालत क्या होती, उससे एसिडिटी होती, उससे क्या साइड इफेक्ट है वो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो बताए वो तरीके पे चलेंगे तो शादी में भी बरकत रहेंगी और घर वाले भी सुकून से, मेहमाना भी सुकून से रहते, पूरे चीज़ों का माशरा सुधर जाता उससे। आप देखिए मुस्लिम से हट के दूसरे लोगों में जो शादियां होते सुबह के होते मैक्सिमम, वो 1-8% वो रात में मुहूर्त निकलती है, वो सब अलग चीज़ है। मगर खाने का तो जो है ना जल्दी शुरू कर देते हैं लोग, क्योंकि खाना टाइम पे नहीं खाए आप। खाना इतना भारी आइटम बना के खिला रहे अपन, कब से खिला रहे? 11 बजे रात से, 10 बजे के बाद से। ईशा की नमाज के बाद तनाउल ताम हो जाना है मैक्सिमम 10 बजे तक, खाने वाने खा के अपना फराखत से बैठना है। मगरिब और असर में निकाह होना है, समझे? ये छोड़ के जो है ना 1 बजे खा रहे खाना, कोई दूल्हे वाले आ रहे 12:30 को, दूल्हे का बोने आ रहा 1 बजे रात को तैयार होके पार्लर, ये सब बेकार है भाई। आप बाद में घर पे जाके रात तमाम जगह अलग है, मगर एक के तरफ से पूरी बारात इंतज़ार करते रहती, उन्हों आ रहे ठहर जाओ निकाह में, इन्हों आ रहे ठहर जाओ बोल के निकाह 10:30, 11 बजे निकाह हो रहे, 11 बजे से मैक्सिमम कम नहीं हो रहे, 10 बजे 11 बजे। ये अच्छी चीज़ नहीं है, लोगों को तकलीफ़ देना। आप शादी दे करके आप लोगों को तकलीफ़ दे रहे, बिल्कुल गलत है। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आवाम से, मुस्लिम भाइयों से भी मेरी अपील है कि आप लोग खत्ता ये चीज़ों में मत जाइए। आप लोग असर और मगरिब में निकाह रख लीजिए या ईशा के अंदर ही रख लीजिए। शादी खाने पे भी करना है तो ईशा में निकाह करके इमीडिएट खाना चालू कर दीजिए। 11 बजे तक क्लोज हो जाता, 11 के बाद जिलवा डाल के 12 बजे अपने घरों पे रहिए। लिहाजा मेरी गुजारिश है, इससे पहले भी मैं 2018 में भी इसका बीड़ा उठाया था। इंशाल्लाह हम पुलिस कमिश्नर से, होम मिनिस्टर साहब से, गवर्नमेंट से हम थोड़ा मशवरा करके हम लोग एक मीटिंग रख के जो है ना इसके ऊपर सीरियस एक्शन लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हम मीटिंग करके जो है चारशंबे की शाम के औकात में मुसद्दक़ा मालूमात की वसूली पर रचाकुंडा कमिश्नरेट के एसओटी एलबी नगर जोन के अहदेदारों ने ऑनलाइन ऑफलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी का पर्दाफाश किया। मीडिया से खिताब करते हुए रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने बताया कि इसका असल सरगना नागर कर्नूल के अचमपेट टाउन का रहने वाला शेख सादिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से 15,70,000 रुपये नगद, 4 मोबाइल फोन्स, 8 मुख्तलिफ कौमी बैंकों के क्रेडिट कार्ड और इसके कब्जे से एक मारुति बैलेनो कार भी जब्त की गई है। इसके 9 बैंक अकाउंट्स थे जिसको सीज कर दिया गया है, जिसमें बैलेंस तकरीबन 70 लाख रुपए तक बताया गया है। जुमला जब्तशुदा जायदाद की कुल मालियत 95 लाख से ज्यादा बताई गई है। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात महेश भागवत से। टीम ने क्रिकेट बेटिंग ऑनलाइन अरेंज करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसका मुख्य सूत्रधार जो है उसका नाम है शेख सादिक, अचमपेट का रहने वाला है। यहाँ पे हमारे सुरुनगर पुलिस स्टेशन के तपोवन कॉलोनी में इसका मकान है। वहाँ से ये सेलफोन के जरिए ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स है, कुछ बेटिंग साइट्स है, ऐप है, उसके जरिए ये क्रिकेट बेटिंग ऑर्गेनाइज करता है। कल इंडिया एंड इंग्लैंड
इनका टेस्ट मैच था और ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश इनका T20 मैच था। इस दरमियान ये बैटिंग चल रहा है करके स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे हमारी टीम ने रेड किया। इस रेड में तकरीबन 15,70,000 कैश, उसके साथ बैंक अकाउंट में 69,63,603 रुपीज़, एक मारुति सुजुकी बालेनो कार, फोन, वॉच, ये सब सामान तकरीबन 95,33,603 रुपीज़ का कैश और बाकी सामान बरामद हुआ है। ये जो लोग हैं ये क्रिकेट बेटिंग साइट से ये पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं। UAE बेट, 8 टीम, MB मैक्स, इनप्ले बेट और कई तरीके से इंटरनेट पे वेबसाइट से बेटिंग के। इसमें पहले सब्सक्राइबर जो जाने पहचाने हैं ऐसे लोगों को, और ये लोग सब्सक्राइब करते हैं उनको फिर लॉगिन आईडी और पासवर्ड देते, वो लोग एक फिक्स अमाउंट उसमें ये करते हैं और बाद में जैसे ही मैच का टॉस हो जाता है वो टॉस से लेके लास्ट बॉल तक बेटिंग चलता रहता है। ये पूरा ऑनलाइन ये लोग मॉनिटर करते हैं और इसमें इनको कमीशन भी मिलता है और बाकी कुछ पैसा ऊपर भी जाता है। ये पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने वाले हमारे SOT टीम के इंस्पेक्टर रवि कुमार, SI अविनाश और उनकी टीम और सुपरवाइजरी ऑफिसर DCP SOT सुरेंद्र रेड्डी, इन सब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। बच्चों को, खासकर हमारे जो युवा है उनको, उनके पेरेंट्स को एक ही गुजारिश है कि इस तरह से जो ये क्रिकेट बेटिंग करके कुछ पैसा मिलेगा करके जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं उनका नुकसान ही होगा। शुरू में 1-2 बार आपको कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, बाद में लॉस होता है, आपके पास जो पैसा है आपका हार्ड एंड मनी वो भी इससे चला जाएगा। इसलिए इस तरह से जो रैकेट ऑर्गेनाइज करवा रहे बेटिंग के उन लोगों से आप दूर रहिए। उनके बारे में आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो हमारा व्हाट्सएप कंट्रोल नंबर 9490617111 ये नंबर पे आप खबर कीजिए। आपका जो नाम है, आपके आइडेंटिटी हम सीक्रेट रखेंगे और आपकी इंफॉर्मेशन पे अगर हमारा रेड सक्सेस हुआ तो आपको रिवार्ड भी मिल जाएगा। फिर एक बार ये अच्छे काम के लिए SOT टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। तकरीबन 4 दहाकों के बाद ओलंपिक गेम्स में हिंदुस्तानी हॉकी टीम की कामयाबी पर तेलंगाना हॉकी एसोसिएशन ने मसरत का इजहार करते हुए एक तकरीब मुनक़िद की। वज़ीर स्पोर्ट्स V श्रीनिवास गौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कहा कि कांसे का तमगा हासिल करके हिंदुस्तानी टीम ने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। उन्होंने हिंदुस्तानी टीम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि अगर यही जोश और जज्बा बरकरार रहे तो हमारे खिलाड़ी मजीद मेडल्स लेकर आ सकेंगे। तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के सदरनशीन A वेंकटेश्वर रेड्डी, सदर तेलंगाना हॉकी एसोसिएशन सरल तलवार और दूसरे उद्देदारों के अलावा शायकीन स्पोर्ट्स की बड़ी तादाद इस तकरीब में शरीक थी। रियासत के बरतरफशुदा वजीर सेहत ईटाला राजेंद्र को, जो गुज़िश्ता एक हफ्ते से अपोलो हॉस्पिटल में जेर इलाज थे, जुमेरात को डिस्चार्ज कर दिया गया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हुजूराबाद असेंबली हल्के से उनके इस्तीफे के बाद अब तक 150 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें हुजूराबाद में TRS पार्टी की शिकस्त का यकीन हो चुका है। उन्होंने कौशिक रेड्डी को MLC बनाए जाने पर कहा कि चीफ मिनिस्टर ऐसे लोगों को ओहदों से नवाज रहे हैं जो उनकी अडरपू यात्रा पर संगबारी कर रहे हैं। ईटाला राजेंद्र ने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर दलितों के इतने ही हमदर्द हैं तो उन्हें रियासत के हर दलित को 10 लाख रुपए देना चाहिए। जो दलित बंधु नाम पे और शीप एंड गोट के नाम पे और दूसरा स्कीम के नाम पे दे रहा है। 3 साल के बाद जो वादा किया था इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन के अंदर जो 57 ईयर्स के लिए पार होने के बाद जो पेंशन देना था और रेशन कार्ड देना था वो दे रहा है। मैं एक ही बात KCR जी को पूछता हूँ, सिर्फ हुजूराबाद इलेक्शन में जीतने के लिए जो सभी दे रहा है मैं वेलकम करता हूँ। मैं सारे तेलंगाना के अंदर सभी को देने के लिए मैं डिमांड कर रहा हूँ। और ये 10 लाख रुपए जो स्कीम है दलित के लिए देना है और जो गरीब फैमिली से इरेस्पेक्ट ऑफ कास्ट तेलंगाना के अंदर देने के लिए मैं डिमांड कर रहा हूँ। और जो वादा किया था इलेक्शन के अंदर 3,116 रुपीज़ जो अनएम्प्लॉयमेंट जो देने के लिए वादा किया था वो ही डिमांड कर रहा हूँ। और सेकंड थिंग, हमारा उद्यम साचर है, क्रांतिकारी है, 18 साल से मैं काम किया है। मैं अपील कर रहा हूँ KCR जी ने ये
तेलंगाना बनने के बाद बाहर लोगों को लाके जो मिनिस्टर में रखा है, जो अच्छा पोजीशन में रखा है, जो उद्यम साचर है वो लोग कहाँ रखा है मालूम हो रहा है। जो मानकोटा में हमारा ऊपर जो पत्थर डाला है, हमारा खून निकाला है, उनको एमएलसी देके हमारा उद्यम साचर को अवमान किया है। एक दफ़ा सोचने के लिए मैं अपील कर रहा हूँ, वहाँ पे सोचने के लिए अपील कर रहा हूँ। वहाँ पे जो एमएलए मैं खड़े रहा, मैं इलेक्शन में चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे को जिताने के लिए हमारा उद्यम साचर जो डेमोक्रेट्स और जो सच्चा व्यवस्था रन करने के लिए जो सोचता है वो पॉलिटिकल लीडर्स आके वहाँ पे काम करने के लिए मैं अपील कर रहा हूँ। आने वाले दिन में हुजराबाद में जितना जो पैसा खर्च करेगा, जितना जो रिप्रेशन वहाँ पे अमल करेगा, जितना जो गवर्नमेंट के ट्रेजरी से जो स्कीम्स आएगा, फिर भी वहाँ पे लोग हुजराबाद के हमारा महिला लोग, हमारा कार्यकर्ता, हमारा लोग मेरे को जिताने के लिए तैयार है। रियासती हुकूमत को मुख्तलिफ उमूर पर अपनी तनकीदों का निशाना बनाने वाले गोशामैल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने एक नया शोचा छोड़ा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो टेनिस की खिलाड़ी सानिया मिर्जा की जगह पीवी सिंधु को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर करे, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक गेम्स में कांसे का तमगा हासिल किया। राजा सिंह ने कहा कि सानिया ने ओलंपिक्स में अब तक कोई मेडल हासिल नहीं किया, जबकि सिंधु ने रियासत और मुल्क का नाम रोशन किया है। बीजेपी के रुकन असम्बली ने कहा कि सानिया पाकिस्तान की बहू है और वो इस एजाज की हकदार भी नहीं है। आज भारत में एक बहुत बड़े फेस्टिवल जैसा माहौल बना हुआ है, क्योंकि हॉकी ने भारत को यानी 41 इयर्स के बाद में भारत को मेडल दिलाया है। मैं पूरी हॉकी टीम को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी की ओर से। साथ ही साथ आज तेलंगाना में स्पोर्ट्स की क्या परिस्थिति है, अगर हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो पूरे अनडेवलपमेंट, स्टेडियम देखेंगे तो एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं। यानी तेलंगाना में स्पोर्ट्स के प्रति कोई भी दिलचस्पी तेलंगाना के मुख्यमंत्री को नहीं है। जब से तेलंगाना में नई सरकार बनी है टीआरएस की, यानी 7 साल से स्पोर्ट्स के प्रति जो फंड रिलीज किया जाता है वो फंड भी खर्च नहीं किया जाता है। ये दुर्भाग्य की बात है। जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अभी वो एक्साइज मिनिस्टर भी है, सिर्फ एक्साइज के ऊपर उनका ध्यान ज्यादा होता है, जो कमीशन के ऊपर उनका ध्यान ज्यादा होता है, ना कि हमारे तेलंगाना के लिए जो स्पोर्ट्स के प्रति जो बच्चे रेसलिंग हो या वेट लिफ्टिंग हो या जूडो कराटे हो, इसमें कौन कौन मेडल ला रहा है या नहीं ला रहा है, उनके ऊपर कोई इनका ध्यान नहीं रहता। अगर कोई मेडल ला रहा है तो उनको प्रोत्साहन भी नहीं रहता। आज जितने भी जो कोचेस है, जैसे रेसलिंग कोचेस, बॉक्सिंग कोचेस, वेट लिफ्टिंग कोचेस, ये सभी लोग आज धरने पे बैठे हुए। क्यों? क्योंकि इनको जो नॉमिनल जो सैलरी मिलती थी वो भी सैलरी नहीं मिल रही है। ये दुर्भाग्य की बात है। साथ ही साथ आज मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री को यह पूछना चाहूंगा कि ओलंपिक जो 2 मेडल जीतने में पहली महिला का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु, आज तेलंगाना में पीवी सिंधु को क्या किया, तेलंगाना में मुख्यमंत्री जी द्वारा क्या किया है, मैं पूछना चाहूंगा। आज तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर आप पाकिस्तान की बहू को बनाते हैं, सानिया मिर्जा को बनाते हैं, तो पीवी सिंधु को क्यों तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया जाता? मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री को पूछना चाहूंगा, क्या इसमें भी आप लोग मुस्लिम राजनीति खेल रहे हैं क्या? क्या सानिया मिर्जा मुस्लिम है और पीवी सिंधु हिंदू है? क्या इसमें भी आप लोग जात पात देख रहे हैं क्या? मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि आज भारत का सर ऊंचा करने वाली पीवी सिंधु, साथ ही साथ तेलंगाना के भी सर ऊंचा हुआ है। मुख्यमंत्री जी, आप थोड़ा राजनीति के प्रति ना सोचकर कि हमारी तेलंगाना की बेटी है और तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को बनाए, ऐसी विचारधारा रखकर आप पीवी सिंधु को तुरंत तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाए। साथ ही साथ
आज सचिन तेंदुलकर हो या धोनी हो, ये भी छोटी छोटी बस्तियों से खेलकर आज भारत का नाम ऊंचा करे। आज बस्तियों में क्या परिस्थिति है, आप स्पोर्ट्स मटेरियल नहीं देते, आप स्टेडियम में कोई डेवलप नहीं करते, आप बस्ती बस्ती जो हर गवर्नमेंट जो स्पोर्ट्स मटेरियल देती थी एवरी ईयर वो भी आप नहीं देते। मुख्यमंत्री जी, स्पोर्ट्स के प्रति आपका अलग से बजट होना चाहिए और अलग से ध्यान होना चाहिए, तो हमारे तेलंगाना से भी बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन निकलेंगे, ये मैं सोचता हूं। गदागरी एक कारोबार बन चुका है और इसमें कई गैर मुस्लिम खवातीन भी बुर्का पहनकर सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। ऐसी ही एक खातून को सामाजिक कारकुन और नारी निकेतन की सदर सफिया माही ने फलकनुमा के पास पकड़ लिया, जो भेष बदल कर भीख मांग रही थी। सफिया माही ने कहा कि मुसलमानों को बदनाम करने की खातिर गैर मुस्लिम भिखारी अपना होलिया बदल कर सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। उन्होंने आम चौराहों पर गदागरी में मसरूफ लोगों को गिरफ्तार करने का पुलिस से मुतालबा भी किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सफिया माही, सोशल वर्कर, NGO नारी निकेतन प्रेसिडेंट। हम लोग यहाँ खादरी चमन फलकनुमा खादरी चमन के पास से गुजर रहे थे, देखा कि एक लेडी बुरखे पे एक मासूम बच्चे की फ़ोटो लेके भीख मांग रही थी। हम लोग उसको पकड़ने के बाद उससे पूछे, कहा बता तेरे घर को हम लोग चल के तेरे बच्ची का हेल्प करते, बट वो मुसलमान नहीं हिंदू है। ये हिंदू लेडीज़ बुरखे पहन के मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। हर बुरखे वाली मुसलमान नहीं होते और हर दाढ़ी वाले इमाम नहीं होते। आप लोग से गुजारिश है, ऐसा कहीं भी दिखे तो आप लोग भी रुके, उन लोगों के क्या हकीकत है देखिए, क्योंकि मुसलमानों को हर तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम और हमारे साथ हैदर मेमन MIM के एक्टिव मेंबर भी है और मोहम्मद साहब भी है। हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। मैडम जो भी बोल रहे हैं सही बात बोल रहे हैं, और जो सो इधर जो सो ऑफिसर बहुत कुछ है, ऑफिसरों को चाहिए उन लोग एक्शन लेना। खाली पीली के बदनाम हो जा रहा, हैदराबाद में भीख मांग रहे बोल के लोग एक्शन लेना ऑफिसर। जिले मिर्सल के जवाहर नगर में छिन्नपुर रोड पर ट्रैफिक के हादसे में 2 व्हीलर पर सवार एक शख्स बरसरे मौका हलाक हो गया, जबकि दूसरा शख्स जख्मी हो गया। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। बताया जाता है कि गाड़ी के सामने एक कुत्ते के आ जाने की वजह से गाड़ी चलाने वाला अपना तवाजुन खो बैठा। पुराने शहर में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक नौमौलूद लड़की फौत हो गई। पुलिस फलकनुमा ने हरमैन हॉस्पिटल इंजन बॉली के डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और तहकीकात का आगाज कर दिया। नौमौलूद लड़की के वालिदीन और रिश्तेदारों ने, जो दवाखाने की गफलत पर बरहम थे, मीडिया को बताया कि बच्ची की तबीयत बिगड़ने के वक्त दवाखाने में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। अस्सलामुअलैकुम, मेरी नवासी है, मेरे मोहम्मद मसूद की नवासी बेटी की बेटी है। मैं 4 बजे गया था, कोई हॉस्पिटल कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डॉक्टर भी तो हज्जाम है, हज्जाम से बदतर है। मैं जाकर एम्बुलेंस वो तो 2 घंटे तक भी एम्बुलेंस नहीं आई। गालियां दिया पूरा हर हॉस्पिटल, हर आदमी गाली दिया। तो डॉक्टर्स पूरा भाग गए, ड्यूटी डॉक्टर भाग गए। हम क्या करना इसके वास्ते, हमारी बच्ची चली गई। एक ही बेटी थी मेरी, वो बेटी को एक नवासी हुई मेरे को, मेरे खानदान में भाई को बेटी थी। वो बहुत तकलीफ की बात है। इसका मेरे को जल्द से जल्द मजम्मत करता हूँ। मैं अरमान हॉस्पिटल बिल्कुल बैड नेम हॉस्पिटल, कोई देखने वाला नहीं है हॉस्पिटल में। बच्चों का डॉक्टर कोई है नहीं। सुबह में आके आधा घंटा देखेगा तो फिर दूसरे दिन तक आने को राजी नहीं डॉक्टर्स, बच्चों के डॉक्टर्स कोई भी। 75,000 बोले पैकेज बताओ, ओके बोल के 25,000 बने और पैसों के लिए हरासमेंट कर रहे। तो इसलिए PS को है हम, इससे खास मजम्मत कर रहा हूँ मैं। ये इसका ट्रांसफर जरूरी होना चाहिए। ये हॉस्पिटल बिल्कुल बैंड होना चाहिए। ऐसा हॉस्पिटल, अब तक 10 बच्चे मर गए थे। एम्बुलेंस में कोई गैस सिलेंडर नहीं है, कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। हालांकि हम इतना रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कोई चीखा तो 2 घंटे तक कोई नहीं आया। बच्ची मेरी मर गई। अब कौन देगा बच्ची का सवाल करिए आप। हम डेड बॉडी मिली हमारे को, डेड बॉडी दूसरे हॉस्पिटल ले गया था, बच्ची मर गई। एम्बुलेंस भी 2 घंटे तक भी नहीं मिली। कोई रिस्पॉन्स में नहीं है, ना ऑनर है, ना कोई ड्यूटी डॉक्टर भी लोकल जो रोड पे पड़ते हैं वो लोग ला के रखे हुए। मैं आके पूछ रहा हूँ तो कोई रिस्पॉन्स दे रहा नहीं। उधर भाग रहे, उधर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो सही है, उससे बदतर हॉस्पिटल हरमैन हॉस्पिटल। ये आपको ये क्या है, इसका फलकनुमा पुलिस स्टेशन में आके इसलिए कंप्लेंट कर रहा हूँ मैं। इसके यहाँ से इसका फैसला होना मेरे को क्या है, मेरी बच्ची को ला के दे सकते क्या हम लोग। मेरे को तकलीफ है, कैसा बोलना बोला आप, क्योंकि 75,000 बोले उन्होंने, मैं 25,000 बन दिया और पैसे होता। मेरी बच्ची डेड बॉडी आई, क्या करना उसका। एक रिस्पॉन्स नहीं है, कोई मैडम नहीं है, कोई भी नहीं है। जूनियर डॉक्टर से पूरा डॉक्टर भाग गए। कोई डॉक्टर नहीं है, कोई सिस्टर नहीं है हॉस्पिटल में। सर्जरी हाजरा मैडम है, हाजरा मैडम भी भाग गए।
कोई भी नहीं है। इसकी मजम्मत खास करो, एसीपी साहब, डीसीपी साहब कोई भी हो तो इसका एक्शन इमीडिएटली लेना। होटल हॉस्पिटल बिल्कुल बंद होना चाहिए। कोई हमारा इससे ये 15 केस है, सबको अरेंजमेंट करे हुए, सबको पैसे दिए हुए। कौन कौन किसको देते हाथों में, जहाँ बोले तो हाथों में। आपको पुलिस कॉपरेट करने के लिए मैं यहाँ पे, मेरा छोटा भाई है, मेरी खास जी। अभी पुलिस ने क्या बोले, कंप्लेन लिख दी है, मैडम भी भाग गए। कोई हॉस्पिटल कोई पूछना रहा नहीं है। 4 रुपए में बच्ची को देखने का डॉक्टर शायद अवेलेबल नहीं है, ओनली नर्सेस है, खाली नर्सेस ओनली। मैनेजमेंट तो है ही नहीं, किसको पूछेंगे। एक्टिव बच्ची बोल के बोले 3 बजे बोले एक्टिव बच्ची बोल के 2 घंटे में इंतकाल कैसा होता। कोई बात नहीं करें हमारे से। डम्मी हॉस्पिटल बिल्कुल बैन होना चाहिए। और खास तौर में बच्ची की तबीयत खराब हो रही थी, कोई बच्ची, मेरी बच्ची शायद में यहाँ पर कोई डॉक्टर ही नहीं यहाँ पे। ड्यूटी पे नर्सेस है खाली, कोई डॉक्टर, एक डॉक्टर नहीं है ड्यूटी पे अंदर। मेरी वो एक बेटी है, नवासी एक ही थी वो। हुकूमत तेलंगाना और पुलिस हुकूमत वही था। हमारे डीसीपी साहब से वही जानना चाह रहा हूँ, ये हॉस्पिटल ऐसा बैंड होना चाहिए। और मिनिस्टर जो हेल्थ मिनिस्टर है, इमीडिएटली आके सर्च करना चाहिए। हमारा ये मुताबिला गवर्नमेंट से, तेलंगाना हुकूमत में ऐसे डॉक्टर, ऐसे हॉस्पिटल रहना चाहिए। हम 75,000 किस लिए दे रहे हैं, हम भीख मांग के ला रहे हैं, पैसा ले, फकीरा नहीं है ना। पर 25,000 बंद दिया, इनमें उनको देना है, देंगे बोले। अभी तो बच्ची मेरे कहाँ से ला के देंगे उनको पैसे। आपको हरासमेंट करेगा, हरासमेंट नहीं कर रहे। अभी तो हमारा हॉस्पिटल होना भी नहीं है, बच्ची डिस्चार्ज करने के लिए बोल रहे। साहब आप 75,000 के आप उन्होंने मुतालिबा, हाँ मुताबिला बच्चे 25,000 बंदी है 25,000, 50,000 इनमें देना ही बोले, नहीं देना बोल के माफ करो बोल के नहीं बोले। बच्ची मर गए तो किसको देंगे, हॉस्पिटल को डॉक्टर ही नहीं यहाँ पे, किसको पैसा देंगे। बच्ची को बच्चा पहचानने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है कि तबियत खराब है बल्कि एक्टिव बल्कि 1 घंटा पहले बोले, 1 घंटे बच्ची का इंतकाल हुआ था। कितने दिन पहले एडमिट किया? कल ने परसों एडमिट करे, 2 दिन पहले, कल ने 2 दिन पहले करे भाई, कल बच्ची हुई। आज जो है इंतकाल होगा। आपका केस दर्ज हुआ, दर्ज करे नहीं करे, हाँ कर दिए। एक्नॉलेजमेंट मिला है? नहीं मिला, अभी देते बोल के बोले। अभी कुछ सिस्टम डाउन है क्या यहाँ का? हाँ अभी 1 घंटे में देते बोल के बोले। 1 घंटे में मिलेगा। थैंक यू सर। राजेंद्र नगर में आउटर रिंग रोड पर एक तेज रफ्तार कार के खड़ी लारी को पीछे से टक्कर दे देने के नतीजे में एक खातून बरसर मौका हलाक हो गई, जबकि दीगर 4 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें खानगी दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है। पुलिस राजेंद्र नगर ने एक मुकदमा दर्ज किया और मंसूबे तहकीकात है। विशाखापट्टनम पुलिस ने धाराकुंडा से तेलंगाना को गांजा की स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। पुलिस ने एक लारी की तलाशी के दौरान 60 लाख रुपए मालियती 400 किलो गांजा बरामद किया। राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले लारी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया और उसके कब्जे से 5,600 रुपए की रकम भी बरामद की गई। कांग्रेस के रुकने कानून काउंसिल जीवन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर दलितों के जज्बात से खेलने का इल्जाम आयद किया। असेंबली के मीडिया पॉइंट पर रिपोर्टरों से बातचीत करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि जब भी ज़िमनी चुनाव आते हैं चीफ मिनिस्टर दलितों के हमदर्द बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर दलितों के खैरख्वाह हैं तो उन्हें दलितों के लिए 15% तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान करना चाहिए और अपनी काबीना में दलित वज़रा की तादाद का इजाफा करना चाहिए। जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासती बजट में दलितों के लिए मुख्तस बजट 7 साल में कभी भी पूरा का पूरा खर्च नहीं किया गया। कोकटपल्ली के रुकन असम्बली एम कृष्णा राव ने कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड में बाबा खां महात्मा गांधी के मुजस्समे की निकाब कुशाई अंजाम दी। उन्होंने कहा कि कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है और यहाँ गांधी जी के मुजस्समे की शदीद ज़रूरत थी। इस मौके पर जेएसएमसी के कॉर्पोरेटर्स और टीआरएस के कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान डी शरवण ने वाटर स्टॉर्म ड्रेन की सफाई के दौरान एलबी नगर में 2 मजदूरों की मौत के वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि रियासती वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन केटी रामाराव के ऐलान के बावजूद दलित तबके से ऐसा काम लिया जा रहा है। उन्होंने जेएसएमसी से मुतालबा किया कि वो मरने वालों के पसमानदगान को फौरी एक्सग्रेशिया मंजूर करे। कल एलबी नगर के करीब में है सो साहेब नगर में सीवरेज काम करते हुए 2 लोग शिवा और अंतैया बोल के मैनुअल स्कैवेंजिंग वर्कर्स उसमें काम करते हुए जो है सो उनका जान खो बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी वो दोनों का बलिदान मानते हैं और उनका मृत्यु के ऊपर जो है सो कंडोलेंसेस देते हुए और उनका आत्मा शांति होना बोल के हमारी तरफ से
अल्लाह मियाँ से गुजारिश है, साथ ही साथ में हम ये पूछना चाहते हैं, 20 अप्रैल इस साल में 20 अप्रैल के दिन कल्वकुंट्ला तारक रामाराव साहब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने एक बयान दिया था कि तेलंगाना में मैनुअल स्कैवेंजिंग अब ना रहे, जीरो मैनुअल स्कैवेंजिंग बोल के उन्होंने ऐलान किया था। आज हम पूछ रहे हैं केटीआर साहब, ये फिर 2 लोग कैसे मर गए हैं? मैनुअल स्कैवेंजिंग काम करते मर गए या खुदकुशी करने के लिए उसमें कूद पड़े? बताइए आप। झूठ बोलने का भी एक हद होना चाहिए। हर चीज में आप इमेज बढ़ाना, ब्रांड बढ़ाना, मगर आज आपके झूठ के बुनियाद पर जो जीएचएमसी चला रहे, उसी के वजह से जो है सो आज 2 गरीब मासूम लोग जो है सो आज उनका जान खो बैठे हैं। कौन जिम्मेदार होगा? केटीआर साहब, आप ही जिम्मेदार है ये मृत्यु का, दोनों मृत्यु का आप ही जिम्मेदार है। पिछले 1 साल में करीब 15 लोग मर गए, कोई उसका परवाह करने वाला नहीं है, क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो डाउन ट्रॉडन सेक्शन से आते हैं, ट्राइब शेड्यूल कास्ट से आते हैं, तो उसको मर गए तो भी कोई परवाह नहीं है। कीड़े मकोड़े जैसे उन लोगों को देख रहे हैं। ये कैसा इंसाफ है? ये कैसा सियासत है? ये कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूछ रहे हैं। दरअसल एक बात केटीआर साहब और जीएचएमसी कमिश्नर और वो जोनल कमिश्नर उपेंद्र रेड्डी जो है, उन्हें भी समाधान देना चाहिए। नाला डिसिल्टिंग हो, नाला क्लीनिंग हो, कब होनी चाहिए? समर में होनी चाहिए। मई 31 तक पूरे नालाओं का। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने हुजूराबाद के ज़िमनी चुनाव को सामने रखते हुए टीआरएस में हाल ही में शामिल होने वाले कौशिक रेड्डी को एमएलसी बनाने पर नुक्ताचीनी की। युवा मोर्चा के कौमी कोऑर्डिनेटर कुमार यादव और रियासती युवा मोर्चा के खाजिन रघुवेंद्र यादव ने कहा कि कौशिक रेड्डी हाल तक बेरोजगार थे, अब हुकूमत ने उन्हें रोजगार फराहम कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में टीआरएस के संजीदा और देरीना वर्कर्स के साथ नाइंसाफी हुई है। युवा मोर्चा के कारकुनों ने शेरिंगमपल्ली में नौजवानों को रोजगार देने, दलितों के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए धरना भी दिया। सदर रियासती युवा मोर्चा भानु प्रकाश भी इस मौके पर मौजूद थे। दूसरी तरफ इब्राहिमपट्टन में युवा मोर्चा के कारकुनों ने एक बाइक रैली निकाली और हुकूमत पर जोर दिया कि वो नौजवानों को रोजगार देने के अपने वादे को पूरा करे। कोरोना के मुतासरा जिले करीमनगर, खासकर हुजूराबाद में सूरत हाल का जायजा लेने के लिए महकमा सेहत के डायरेक्टर जी श्रीनिवास राव खुद वहां पहुंच गए। उन्होंने जिम्मीकुंटा हॉस्पिटल में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हुजूराबाद में सबको कोविड-19 वैक्सीन टीके दिए जाएंगे और उसके लिए एक प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हुजूराबाद के सरकारी दवाखानों में नॉन कोविड मरीजों के इलाज और मुआवजे का सिलसिला भी दोबारा शुरू कर दिया गया है। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 42,982 केसेस रिपोर्ट होने के बाद इस मर्ज के मुतासरीन की जुमला तादाद 3,18,12,000 हो चुकी है। मरकजी वज़ारत सेहत ने एक प्रेस नोट में बताया कि इसी मुद्दत में 533 नई अमवात हुई हैं। चारशंबे को पूरे मुल्क में 16,64,000 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए, जबकि कोविड-19 के वैक्सीन की टीके अंदाजी की मुहिम से अब तक 48,93,00,000 अफराद इस्तेफादा कर चुके हैं। प्रेस नोट के मुताबिक हुकूमत ने कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर लिए हैं।